गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था समाकलन में कि योगफल की सीमा से के रूप में जो है समाकलन, निश्चित समाकलन कैसे किया जाएगा। अब उसके बाद आपके 10.2 में जो है लिमिट्स वाले तो नहीं है, बट लोअर लिमिट और अपर लिमिट रहेगी और वहाँ पर आपको समाकलन करना है। तो आपको समाकलन के जो बेसिक तरीके आपने 9th चैप्टर में पढ़े हैं उन तरीक़ों से आपको वहाँ पर समाकलन करना है और उसके बाद में वो लिमिट्स आपको पुट करनी है जिससे एक निश्चित मान प्राप्त होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चंस तो आप लोग कर लेंगे। अब हम उससे आगे देखते हैं, जो गुणधर्मों वाले क्वेश्चन है जो 10.3 में है उनमें क्या करना है हमें। एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो उसी में से आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, इसीलिए मैं उसी को थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। तो उसमें कुछ गुणधर्म है वो आपको पता होने चाहिए। मैं थोड़ा सा फास्टली उसको रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट गुणधर्म यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वो ये कहती है कि यदि मुझे ए से बी में किसी फलन का समाकलन करना है तो मैं उस फलन में चर जो x है उसकी जगह t भी यूज़ कर सकता हूँ। मीन्स x लिखो या t लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है निश्चित समाकलन में, क्योंकि फाइनली जो चर है उसको हटकर जो है लिमिट्स आनी है। इसीलिए जैसे मान लीजिए मैं कभी ये कहूँ कि 0 से π/2 में sin x dx करो, या कभी मैं ऐसे कह देता हूँ कि 0 से π/2 में sin t dt करो, तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। समझ रहे हो आप लोग। यहाँ चाहे x वेरिएबल यूज़ करो चाहे उस x वेरिएबल की जगह t वेरिएबल यूज़ कर लो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि फाइनली आपको जो ये लिमिट्स पुट करनी है जो सेम रिजल्ट देने वाली है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि जैसे मेरे पास a से b में कोई समाकलन है, अब यदि मैं इनके लिमिट्स को इंटरचेंज कर लूँ तो फिर समाकलन का चिन्ह बदल जाएगा। यानी निम्न सीमा को उच्च सीमा बना दें और उच्च सीमा को निम्न सीमा बना दें तो चिन्ह बदल जाएगा समाकलन का इस प्रकार से। ए से बी में था समाकलन, मैंने बी से ए में कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगा। समझ गए। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी में कुछ क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे कि यदि मुझे कोई समाकलन करना था, मान लीजिए ए से बी में, और यहाँ पर जो है मैं इस समाकलन में कोई फलन मुझे इस प्रकार का दिया हुआ है जो मान लीजिए अलग अलग अंतरालों में अलग अलग प्रकार से परिभाषित हो रहा हो, तो वहाँ पर मैं इस समाकलन को ब्रेक कर सकता हूँ। समझ गए आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जैसे कोई ए से बी तक आपको समाकलन करना है, इस इंटरवल में एक पॉइंट सी है, मान लीजिए ए से सी में फंक्शन अलग तरीके से डिफाइंड है और सी से बी में फंक्शन की डेफिनेशन अलग है, तो इस समाकलन के दो पार्ट हो जाएंगे। एक समाकलन ए से सी हो जाएगा, एक सी से बी हो जाएगा। एक ए से सी और नेक्स्ट वाला समाकलन जो है सी से बी हो जाएगा। इस तरीके से दो समाकलनों में इसे बांटा जा सकता है। दो कोई ज़रूरी नहीं है, 3 में भी डिवाइड कर सकते हो, 4 में भी डिवाइड कर सकते हो। समझ रहे हो आप लोग। जैसे मान लीजिए कोई नंबर लाइन 1 से 4 तक है, आपको 1 से 4 तक इंटीग्रेशन करना है, तो अब फलन किस प्रकार से परिभाषित हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। 1 से 2 और 2 से 4 में अलग अलग डेफिनेशन है उसकी, तो हम दो इंटीग्रेशंस बना लेंगे, एक 1 से 2 एक 2 से 4। अब मान लीजिए 1 से 2 में अलग डेफिनेशन है, 2 से 3 में अलग है, 3 से 4 में अलग है, तो हम 3 इंटीग्रेशंस बना लेंगे वहाँ पे। तो इस तरीके से ये इंटीग्रेशंस को ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी है और ये उन सारे क्वेश्चंस में काम आने वाली है जिनमें मापांक फलन है। इसके अलावा क्योंकि मापांक फलन अलग अलग अंतरालों में अलग अलग तरीके से परिभाषित होता है, आपको पता ही है, तो इस वजह से मापांक फलन के लिए या महत्तम पूर्णांक फलन के लिए या कोई फलन ऐसा हो जो अलग अलग अंतराल में अलग अलग नियमों से परिभाषित हो, तो वहाँ पर जो है गुणधर्म 3 हमारे काम आने वाला है। तो ये इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। गुणधर्म नंबर 4 जो है वो क्या कहता है कि आपको ए से बी में समाकलन करना है। अब इसमें मैं उस फंक्शन में x की जगह पर जो है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा यानी a प्लस बी माइनस एक्स लिख के भी समाकलन कर सकता हूँ। समझ रहे हो। मुझे कोई समाकलन करना था a से b में, तो मैं उस समाकलन में फलन में x के स्थान पर a प्लस बी माइनस एक्स लिख कर भी बाद में समाकलन कर सकता हूँ। a प्लस बी माइनस एक्स से मेरा तात्पर्य क्या है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा माइनस एक्स। ठीक है।
या मान लीजिए 0 से a में हो कोई समाकलन, तो उस स्थिति में उस समाकलन में हम जो है x की जगह पर a माइनस एक्स लिख के भी समाकलन कर सकते हैं। तो ये भी ऊपर वाला पॉइंट ही है, फोर्थ प्रॉपर्टी ही है, ये कोई अलग प्रॉपर्टी नहीं है। ये भी वही हो रहा है, देखो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा करूंगा तो ऐसी स्थिति में 0 प्लस ए होगा, और 0 प्लस ए माइनस एक्स लिखने से फिर क्या आएगा, ए माइनस एक्स आएगा। समझ रहे हो? तो ये भी प्रॉपर्टी हमारे बहुत काम आने वाली है। उसके बाद आपके बुक में एक फिफ्थ प्रॉपर्टी और है, लेकिन उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं उसको स्किप कर देता हूँ। वो आवर्ती फलनों के लिए है प्रॉपर्टी, बट आपके बुक में कोई भी क्वेश्चन नहीं है उस प्रॉपर्टी पे। फिर सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी कोई समाकलन माइनस ए से ए लिमिट के लिए हो, ठीक है, माइनस ए से ए लिमिट के लिए हो, तो उस समाकलन के दो आंसर पॉसिबल है। इस समाकलन का या तो आंसर होगा 0 या 2 टाइम्स लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, या तो इसका समाकलन 0 बन जाएगा डायरेक्टली, या फिर इस तरीके से लिमिट ब्रेक होके 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए हम कर सकते हैं। अब ये 0 कब होगा आपको पता है, जब ये जो हमें फलन दिया हुआ है जिसका समाकलन करना है ये विषम हो। कब? जब एफ एक्स कैसा फलन हो, विषम। और जब एफ एक्स सम हो, सम फलन हो, तो फिर ये वाला जो आंसर है वो आने वाला है। अब विषम फलन कब होता है, कोई फलन आपको पता है? विषम फलन तब होता है जब उसमें माइनस एक्स पुट करें तो माइनस ऑफ एफ एक्स मिले, ये कंडीशन है विषम फलन होने की। और सम फलन होने की कंडीशन क्या है कि उसमें माइनस एक्स पुट करें तो भी कोई फंक्शन की वैल्यू चेंज ही ना हो, वापस एफ एक्स के इक्वल ही आ जाए। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी की ज़्यादा यूज़फुलनेस कब है? ज़्यादा यूज़फुलनेस तब है जब जो हमें फलन दिया जा रहा है वो कैसा हो, विषम हो, क्योंकि तब आपका इसका समाकलन डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, उस फंक्शन को, उस फलन को चेक करना है जब लिमिट माइनस ए से ए में है। हमें जो भी फंक्शन दिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए x cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमें इसे चेक करना है कि ये सम है या विषम है। चेक करने का तरीका क्या है, x की जगह मैं माइनस एक्स पुट कर लूँगा, तो माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, कॉस में से माइनस रिमूव हो गया, तो माइनस कॉस एक्स अपॉन, इसमें से भी माइनस हट जाएगा, स्क्वायर है इसलिए। तो फाइनली आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है वो देखो, माइनस एक्स पुट करने के बाद में क्या मिला है आपको, पहले जो फंक्शन था उससे आगे माइनस लग गया है ना, मीन्स माइनस ऑफ एफ एक्स मिला है। तो कौन सी वाली कंडीशन आपको मिली, विषम फलन होने वाली। तो जो भी इस पे लिमिट माइनस ए से ए रहेगी उस वजह से इसका समाकलन जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? और यदि माइनस एक्स पुट करने के बाद भी कोई चेंज नहीं होता, वापस एफ एक्स ही आता, तो फिर उस स्थिति में ये बन जाता। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और है, सेवंथ प्रॉपर्टी, वो भी इससे मिलती जुलती ही है। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है, 0 से 2a में आपको कोई समाकलन करना है, तो इसके भी दो आंसर पॉसिबल है। ठीक है, इसका आंसर 0 भी आ सकता है और इसका आंसर लिमिट हाफ होकर 2 टाइम्स 0 टू a भी बन सकती है। अब इसका आंसर 0 कब आएगा आपको पता है, जब आपने फंक्शन में 2a माइनस एक्स पुट किया और माइनस ऑफ एफ एक्स मिला, और जब आपने 2a माइनस एक्स पुट किया और वापस एफ एक्स ही मिल गया, तो फिर ये स्थिति होने वाली है। ठीक है, तो देखो इसमें से क्या है कि फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी को कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, और थर्ड प्रॉपर्टी फिक्स है। कौन से क्वेश्चंस में काम आने वाली है, मापांक वाले में, महत्तम पूर्णांक वाले में, जहाँ फलन परिभाषित होगा अलग अलग अंतरालों में अलग अलग नियमों से, वहाँ पे। और फोर्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंस रखती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी मैंने आपसे कहा उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मेनली देखा जाए तो 3 ही प्रॉपर्टी है, एक तो फोर्थ है, एक सिक्स्थ है और एक सेवंथ है, जिन पे हमें फोकस करना है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है, हम उस फंक्शन में x की जगह रिप्लेस करके लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स पुट कर सकते हैं। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। और सिक्स प्रॉपर्टी ये कह रही है कि माइनस ए से ए में इंटीग्रेशन करना है तो उसका इंटीग्रेशन 0 आ सकता है, तब जब फंक्शन जो है ऑड फंक्शन हो। ऑड होने की कंडीशन क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। यदि वो इवन है तो फिर ऐसे ट्वाइस ऑफ 0 टू ए हो जाएगा। ऐसे ही सेवंथ प्रॉपर्टी ये कह रही है कि 0 से 2a में इंटीग्रेशन करना है तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। ये तब हो सकती है जब
2a माइनस एक्स पर वैल्यू जो है फंक्शन की वो माइनस एफ एक्स के इक्वल हो, ठीक है, और 2a माइनस एक्स पे वैल्यू फंक्शन के इक्वल ही रहे तो फिर ये 2 इसका आगे आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 to a हो जाएगा। कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये 2a दिखे तभी लगेगी क्या, जैसे 0 से पाई है तब भी ये प्रॉपर्टी तो लग सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम नहीं लगा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, मान लीजिए 0 से पाई में cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, अब मैं ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। मुझे ये देखना है 2a माइनस एक्स पर वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की। अब 2a की जगह किसने ले ली है, पाई ने ले ली है, ठीक है। 2a का मतलब हो गया अपर लिमिट, तो मैं इसमें cos स्क्वायर में पाई माइनस एक्स पुट करूँ तो अगेन cos स्क्वायर एक्स ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना इसलिए। वैसे तो cos ऑफ पाई माइनस एक्स आपको पता होगा कि माइनस cos एक्स होता है, बट स्क्वायर है इस वजह से वापस cos स्क्वायर एक्स ही आएगा। मीन्स ये कंडीशन में अप्लाई हो रही है, तो ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 नहीं आएगा, ये वाली कंडीशन लगने वाली है। मीन्स ट्वाइस कर दो और लिमिट को हाफ कर दो, पहले जो पाई थी वो बाद में क्या हो जाएगी, पाई बाई 2 हो जाएगी। समझ रहे हो आप लोग? तो ये इसमें लॉजिक है यहाँ पे। तो मेनली जो प्रॉपर्टीज हमें काम में लेनी है वो फोर्थ ही है देखा जाए तो, ठीक है, और थर्ड के कुछ क्वेश्चंस है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी का एग्जाम में आपको आइडिया लग जाएगा, जब लिमिट -a से a हो तो वहाँ आपको सोचना है, जैसे -2 से 2 हो लिमिट या -3 से 3 हो तो वहाँ पर सोचना है कि सिक्स्थ प्रॉपर्टी लगानी है। और कुछ क्वेश्चन सेवन्थ प्रॉपर्टी के हैं, तो सेवन्थ और फोर्थ में जो डिफरेंस करना आपको अभी क्वेश्चंस करेंगे तब आने लग जाएगा। तो ये मैं प्रॉपर्टीज़ जो है अब हटा देता हूँ और हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम थर्ड प्रॉपर्टी के जो मैंने कहा है उसके क्वेश्चन देखते हैं 2-3। जैसे सेकंड क्वेश्चन है -2 से 2 में मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। -2 से 2 में मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखो इसमें आप जो है सिक्स्थ प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो भाई, लिमिट -a to a की फॉर्म में है ना। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये देखो फंक्शन जो है फलन है वो सम है या विषम है, तो इस फलन में x की जगह -x रखा जाए। देखो ये फलन है f(x) मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें -x रखूं तो भी मुझे पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये मिलने वाला, क्योंकि -x का स्क्वायर जो है वापस x स्क्वायर ही आएगा। मीन्स अगेन f(x) मिलेगा, तो फलन कैसा है, सम फलन है, और सम फलन है तो समाकलन 0 तो नहीं होगा, 2 टाइम्स 0 to a बन जाएगा। 0 to a मतलब 0 से 2, तो इतना ये हमें हेल्प मिल गई जब हमने ये ध्यान दिया कि ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी इसमें लग रही है, ठीक है। अब देखो आपको पता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स होता है ना। और इसको मैं यदि परिभाषित करूँ तो देखो मैं एक संख्या रेखा बना देता हूँ, वो इसके चिन्ह आपको बता देगा। संख्या रेखा मुझे बनानी है 0 से लेके 2 तक के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे समाकलन 0 से 2 तक ही करना है। अब 0 से 2 तक मैंने संख्या रेखा बना ली। अब उस समय से ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर था ये 0 किस किस पे होगा, -1 पे एंड 1 पे होगा। तो -1 और 1 में से 0 से 2 के बीच में कौन सा पॉइंट है, 1 है, ठीक है। ये हमने 8th चैप्टर में भी तो किया है ना, फलन को चिन्हित करना संख्या रेखा पे। तो ये मैं इस फलन को चिन्हित कर रहा हूँ संख्या रेखा पे कि कब ये धनात्मक है कब ये ऋणात्मक है। तो 0 से 1 के बीच में और 1 से 2 के बीच में इसके मुझे चिन्ह देखने हैं। 1 ही क्यों लिया मैंने पता आपको, 0 से 2 तक ही क्यों बनाई संख्या रेखा, क्योंकि समाकलन 0 से 2 तक ही करना था मुझे। और इस पे 1 क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये -1 और 1 पे 0 होता है, उसमें से -1 इस अंतराल में नहीं है, 1 इस अंतराल में है। अब देखो 0 से 1 के बीच में कोई भी आप पॉइंट ले लेना और यहाँ पुट कर लेना आप, जो भी आपको ठीक लगता है, 0.5 ले लो चाहे, और यहाँ पुट करना आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और 1 से 2 के बीच में कोई पॉइंट लेना और पुट करना, कैसी वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, आप देख लेना। अब जहाँ पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है वहाँ फंक्शन कैसा है, ये मीन्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो मॉडुलस रिमूव हो जाएगा, आपको पता है। और जहाँ नेगेटिव है वहाँ मॉडुलस रिमूव होगा तो साइन चेंज होगा। ये आपने पढ़ा होगा ना
कि मॉड x का रूल क्या होता है, जहाँ x पॉजिटिव हो वहाँ पर मॉड रिमूव हो जाएगा और जहाँ x नेगेटिव हो वहाँ माइनस लगाना पड़ता है ना। तो इसीलिए मैंने ये नंबर लाइन बनाई है जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करना है ये कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। अब क्या होगा देखो, 2 बाहर पड़ा है और 0 से 2 के 2 पार्ट होंगे, एक इंटीग्रेशन 0 से 1 और एक इंटीग्रेशन 1 से 2, ठीक है। अब 0 से 1 में ये देखो आप कि पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है तो आप मॉड को हटा दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 1 से 2 में नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है तो मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा, मॉड हटाऊंगा तब, ये लो मैंने आगे माइनस लगा दिया। तो इस तरीके से ये मॉड डिफाइन होता है, मॉडुलस को मैंने डिफाइन कर दिया है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, हमें इंटीग्रेशन करना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और इस पर आपको लिमिट्स लगानी है 0 से 1, ठीक है। फिर इस प्लस को यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 1 से 2। अब आपको लिमिट्स पुट करनी है, लिमिट्स अच्छे तरीके से सावधानी से पुट करना, गलती नहीं होनी चाहिए। पहले 1 पुट कर दो तो 1 माइनस 1 बाई 3 मिलेगा, ठीक है। फिर अपर लिमिट पर वैल्यू आ गई 1 माइनस 1 बाई 3, फिर माइनस लोअर लिमिट पे वैल्यू, लोअर लिमिट पुट करूंगा तो 0 0 पुट करने से दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएगी 0, माइनस फिर ब्रैकेट लगा लेता हूँ अगेन ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि अब 2 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 2 माइनस 8 बाई 3 ये अपर लिमिट पे वैल्यू, माइनस 1 पुट करूंगा 1 माइनस 1 बाई 3 लोअर लिमिट पे वैल्यू। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेना, फाइनली जो आंसर आएगा वो आप देख लेना। तो इस तरीके से हमें जो है लिमिट वाले क्वेश्चंस, जो मॉडुलस वाले क्वेश्चंस है उनमें मॉडुलस को डिफाइन करके बाद में जो है सॉल्व करना पड़ता है। और भी काफ़ी क्वेश्चंस है, देखो मैं उनमें से आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चंस है 1-2 क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जैसे एग्जाम्पल में आपके क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 15 में 1 बाई ई से ई में मॉडुलस लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, या पहले थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं। 0 से पाई में मॉड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, 0 से पाई में मॉड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। देखो मॉड के अंदर फंक्शन कौन सा है, कॉस एक्स है ना। मॉड के अंदर फंक्शन कौन सा है, कॉस एक्स है। कॉस एक्स का नेचर आपको पता है, जहाँ पॉजिटिव हो वहाँ साइन चेंज, जहाँ पॉजिटिव हो वहाँ मॉड हट जाएगा और जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा मॉड हटाओगे तो देखो इस कॉस एक्स को नंबर लाइन पे पुट करूँ मैं क्या कर रहा हूँ, संख्या रेखा बना रहा हूँ। संख्या रेखा पर कॉस एक्स को चिन्हित कर देते हैं जैसे अभी किया था। तो कॉस एक्स को संख्या रेखा पे चिन्हित करना चाह रहे तो संख्या रेखा बनाऊंगा 0 से पाई तक, क्योंकि मुझे समाकलन 0 से पाई तक ही करना है। उसमें से ये कॉस एक्स जहाँ 0 होगा वो पॉइंट लेना है, कहाँ होगा 90 पे, ठीक है। अब 0 से 90 के बीच बताओ इसका मान कैसा होता है, धनात्मक, और 90 से 180 के बीच ऋणात्मक होता है। तो अब ये पता चल गया, समाकलन के 2 समाकलन बनेंगे, एक तो 0 से पाई बाई 2, एक पाई बाई 2 से पाई। तो इस तरीके से ये मैंने 2 समाकलन कर दिए, एक 0 से पाई बाई 2, एक पाई बाई 2 से पाई। अब जहाँ प्लस है वहाँ तो मापांक हटा दो, cos x dx ओनली, और जहाँ पर माइनस है वहाँ मापांक हटाकर माइनस लगा दो। समझ रहे हो, आप अपने माइंड में ऐसे याद कर लो, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस लगाना है, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लगाना है मापांक हटा के। अब हम समाकलन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। cos x का समाकलन आप लिख देंगे sin x, 0 से पाई बाई 2 माइनस, बाहर कर दिया, cos x का अगेन sin x, पाई बाई 2 से पाई। यहाँ वैल्यू पुट कर देना 1 माइनस 0, यहाँ वैल्यू पुट कर देना 0 माइनस 1, फाइनली आंसर आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, 1 बाई ई से ई में मॉड लॉग एक्स का करना है। 1 बाई ई से ई में मॉड लॉग एक्स का मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, संख्या रेखा पर लॉग एक्स जो मापांक के अंदर है उसको मैं चिन्हित करूँगा और वो संख्या रेखा 1 बाई ई से ई तक के लिए बनाऊँगा, और इसमें से ये log x जहाँ 0 होता है वो पॉइंट ले लूँगा। log x 0 कहाँ होगा आपको पता है, x इक्वल टू 1 पे होगा, log 1 0 होता है ना भाई, आपको पता होगा ना log 1 0 होता है, तो मुझे 1 लेना है। 1 इस इंटरवल में आता है इसलिए ले लिया,
ठीक है। अब देखो, या तो लॉग के ग्राफ याद होना चाहिए उसका, या तो इस तरीके से बनता है, ये पॉइंट जो है 1 है और e इधर आएगा और 1/e पहले आएगा। 1/e से 1 में ये देखो कैसा है, नेगेटिव है, और 1 से e में ये ग्राफ कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी log x की और यहाँ नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, ये तो ग्राफ से डिस्क्राइब कर लिया मैंने। अब उसके बाद में देखो, जब आपको पता चल गया नेगेटिव वैल्यू कहाँ है, पहले तो दो इंटरवल होंगे, एक तो 1/e से 1 का हो गया, ठीक है, और एक 1 से e का हो गया। यहाँ से शुरू होता है इंटरवल, यहाँ एंड होता है। तो 1/e से 1 ये लीजिए और 1 से e ये लीजिए। अब यहाँ नेगेटिव है तो मैं मॉड हटा के माइनस log x लिख दूंगा, और 1/1 से e में पॉजिटिव है तो वहाँ मैं log x लिख दूंगा ओनली। ठीक है, अब आपको पता है log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है तो उससे डायरेक्ट लिख लेना कि x log x माइनस x होता है। ठीक है, या आप मल्टीप्लाई 1 करके जो खंड से समाकलन वाला सूत्र है वो भी लगा सकते हैं, और डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट लिख देना, और फिर यहाँ पे दोनों में लिमिट्स पुट कर देना, आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है उससे क्वेश्चंस है, ऐसे इन क्वेश्चंस को हमें जो है सॉल्व करना है। तो थर्ड प्रॉपर्टी के ये गिने चुने क्वेश्चंस ही है, मापांक वाले और महत्तम पूर्णांक फलन वाले क्वेश्चंस हैं। समझ रहे हो आप लोग। एक क्वेश्चन चलो मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, एग्जाम्पल्स में से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है, 0 से 2 में 0 से 2 में आपको इंटीग्रेशन करना है मॉड ऑफ x² माइनस 3x प्लस 2 dx। तो देखो x² माइनस 3x प्लस 2 के गुणनखंड क्या होते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 होते हैं ना, और इसको हम जो है संख्या रेखा पर चिन्हित करेंगे। संख्या रेखा बनाऊंगा 0 से 2 तक के लिए, क्योंकि समाकलन करना ही 0 से 2 तक के लिए। उसमें से वो पॉइंट्स लो जिन पे ये 0 होता है फलन। ये फलन 0 किन पे होता है, जो मापांक के अंदर वाला है, ये 1 पे और 2 पे होता है 0। 2 ऑलरेडी है, 1 ले लो। ठीक है, 0 से 1 के बीच की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करेंगे और इसका साइन देख लेंगे कैसा आता है। 0 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू ले लो, 0.5 यहाँ मैं पुट कर लूँ तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे जो साइन है वो कैसा मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। 1 से 2 के बीच वाली वैल्यू पे नेगेटिव मिलने वाला है। तो अब ये क्लियर हो गया, दो इंटीग्रेशन बनेंगे, एक 0 से 1 वहाँ पॉजिटिव है तो x² माइनस 3x प्लस 2 आएगा ओनली, और फिर 1 से 2 में नेगेटिव है तो वहाँ माइनस और x² माइनस 3x प्लस 2 आएगा। ये लीजिए मैंने इसको डिफाइन कर लिया। ठीक है, जहाँ पॉजिटिव वहाँ मॉड हट जाएगा, जहाँ नेगेटिव है वहाँ माइनस लग जाएगा, और फिर आपको इंटीग्रेशंस करने हैं, आप कर लीजिएगा और लिमिट्स जो है पुट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो ये हमारी रिवीजन क्लासेज है, इसलिए मैं इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हाँ, तो आपने देखा कि किस तरीके से गुणधर्म 3 जो है हमें मापांक वाले क्वेश्चंस के लिए जो है अप्लाई करना है। अब देखते हैं जो एक अपना गुणधर्म 6 था सम विषम वाला, जिसमें मैंने कहा था विषम फलन है तो उस फलन का समाकलन गुणधर्म 6 ये कहता है कि क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बट आपको पता होना चाहिए उस चीज़ के लिए लिमिट किस अंतराल की होनी चाहिए, -a से a के फॉर्म वाली होनी चाहिए। जैसे देखो 10.3 में काफ़ी क्वेश्चंस है, उनमें से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि हमें समाकलन करना है -1 से 1 में, और log 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x है, इसका मुझे समाकलन करना है -1 से 1 में, है ना। तो यहाँ पर -1 से 1 है, आपको दिख रहा है, यानी -1 से 1 का फॉर्म है, और -1 से 1 का फॉर्म यानी -a से a का फॉर्म है। तो उसमें ही तो हम ये देखते हैं कि फलन सम है या विषम में दिया गया फलन। तो देखो यहाँ पर कौन सा फलन है, यहाँ आपको फलन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू log 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। इसमें मैं -x रखता हूँ, -x रखने से मुझे log 1, यहाँ -x रखूँगा, यहाँ नीचे भी -x रख दिया मैंने। इस वजह से मुझे क्या मिलेगा, log ऊपर 1 प्लस x हो जाएगा, नीचे 1 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो मैं इसको, आप कहोगे कि सर आपने -x पुट किया तो फलन चेंज हो गया है, पहले ऐसा था अब दूसरा आ गया है, बट ऐसा नहीं है।
देखो इसको हम इन्वर्स करते हैं, 1 माइनस एक्स को ऊपर लाता हूँ और 1 प्लस एक्स को नीचे लाता हूँ तो इन्वर्स हो जाएगा। और ये इन्वर्स यानी जो लॉग की पावर है वो आपको पता है आगे आती है, तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो जैसा पहले फलन था वैसा ही फलन मिला है और आगे उसके माइनस लग गया है। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि f माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है, माइनस एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। और ऐसी स्थिति विषम फलन होने की स्थिति है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि गुणधर्म नंबर जो 6 है, प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहती है कि इसका समाकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो आप लोग। तो इस तरह के ये हमारे पास सम विषम वाले क्वेश्चंस है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, उसमें भी लिमिट हमारे पास कुछ इस तरह की ही है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें लिमिट से पता चलता है कि गुणधर्म 6 का जो आइडिया है वो कौन से क्वेश्चन के लिए लगाना है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, माइनस π/4 से π/4 है लिमिट, तो ये भी माइनस a से a की फॉर्म वाली लिमिट है ना। और ऊपर है x प्लस π/4 और अपॉन 2 माइनस कॉस 2x है, तो इसका आपको समाकलन करना है। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें लिमिट माइनस a से a की फॉर्म वाली है, फलन यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब इस फलन में मैं पहले सोच के देखता हूँ, देखो कि यदि मैं x की जगह माइनस एक्स रखूँ तो क्या होगा, माइनस का x प्लस π/4 अपॉन 2 माइनस कॉस 2 इंटू माइनस एक्स है ना। अब आपको पता है कॉस में से तो माइनस हट जाता है, तो इसमें से फिर नेक्स्ट स्टेप में हट जाएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या बचेगा, cos 2x बचेगा। तो रिजल्ट ये आ रहा है माइनस एक्स रखने के बाद है ना उस फंक्शन में। तो क्या हुआ आप ऑब्जर्व कर रहे हो भाई, मैंने माइनस एक्स पुट किया तो अगेन वही फंक्शन आया क्या जो था, नहीं आया ना, चेंज हुआ है। और क्या इस तरह का चेंज हुआ है क्या कि माइनस एफ एक्स मिले यानी माइनस आगे मिले, नहीं हुआ ना ऐसा। माइनस बिल्कुल यहाँ पर मिलता, बीच में मिला नहीं, ओनली एक्स माइनस का हुआ है। समझ रहे हो, मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी भी नहीं लग रही, ये वाली भी नहीं लग रही, यानी सम होने वाली भी नहीं लग रही और विषम होने वाला गुण भी नहीं लग रहा है। यहाँ पे दोनों में से कोई सा गुण ही नहीं लग रहा है, मीन्स ये ना सम है ना विषम है। तो फिर हम क्या करें, देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं भाग लगा के दो अलग अलग फलन बना लेता हूँ। माइनस π/4 से π/4 में एक x/2 माइनस कॉस 2x और एक जो है मैं बना लेता हूँ π/4/2 माइनस कॉस 2x। मैंने इस तरीके से ये दो अलग अलग फलन कर दिए समाकलन के लिए, ठीक है। एक तो x में इसका भाग लगा दिया 2 माइनस कॉस 2x का, और एक π/4 में लगा दिया। अब देखो, अब दोनों को अलग अलग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ये वाला विषम मुझे पता है, आपको पता है ये विषम आएगा, क्यों, आप x की जगह जैसे ही माइनस एक्स पुट करोगे तो हर में तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं और आगे माइनस आ जाएगा, है ना। समझ रहे हो आप लोग क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे ये फलन एफ एक्स है x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, और जैसे ही मैं माइनस एक्स रखूंगा तो माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x यानी कि माइनस एफ एक्स बन गया। समझ रहे हो, तो ये कौन सा फलन है, फर्स्ट वाला विषम है, ठीक है। इस दूसरे वाले को जी बोल देता हूं, पास में जो लिखा हुआ है π/4 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। अब इसमें बताओ माइनस एक्स पुट करोगे तो आपको पता है आपने यहाँ माइनस एक्स पुट किया तो कॉस में तो कोई चेंज आना नहीं है, वापस क्या बनेगा 2 माइनस कॉस 2x ही बनेगा, यानी अगेन gx ही आ गया जो फंक्शन है वो। समझ रहे हो, तो इसमें माइनस एक्स पुट करने से माइनस बाहर आ गया यानी माइनस ऑफ एफ एक्स मिल गया। इसमें माइनस एक्स पुट करने का कोई इफेक्ट रहा ही नहीं, तो ये सम है, ये वाला पार्ट क्या है, विषम है। तो गुणधर्म 6 ये कहता है फिर जो पार्ट विषम है उसका समाकलन 0 हो जाएगा, इसका तो 0 हो गया, ठीक है, ये बचेगा। और ये सम है, इस वजह से इसमें क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ लिमिट हो जाएगी 0 से π/4, और इस π/4 को भी बाहर लिख देता हूँ, π/4 1/2 माइनस कॉस 2x। 2 से इसको काट देंगे हम 2 बार। फाइनली मेरे पास क्या बच रहा है, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ i इक्वल टू π/2 0 से π/4 1/2 माइनस कॉस 2x। अब इसका मुझे समाकलन करना है, ओनली इसी का करना पड़ेगा, समझ गए। एक भाग विषम होने की वजह से वो हट गया। अब इसका समाकलन कैसे होगा, देखो यदि यहाँ पर 1 होता तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्यों, क्योंकि फिर 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला लगा के उसे हम ट्रिग्नोमेट्री से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब ये इस तरह की फॉर्म है कि ऊपर इसका सब्स्टिट्यूशन है नहीं
और ओनली साइन या कॉस की 1 डिग्री की टर्म है डिनोमिनेटर में, तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, इसे tan में चेंज करना पड़ता है, हाफ एंगल में tan में चेंज करना पड़ता है। तो मैं इसमें tan वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ जो इसको हाफ एंगल में चेंज करेगा। देखो फॉर्मूला क्या है, आपको पता है cos का tan की टर्म्स में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स फॉर्मूला है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। हाँ, तो मैंने इसका tan में फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब क्या होगा देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लघुत्तम लोगे और फिर ऊपर आ जाएगा, और उसे मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स लिख दूंगा। ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लघुत्तम लिया इसलिए 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और उसके बाद देखो क्या होगा, अब sec स्क्वायर एक्स, हाँ 2 tan स्क्वायर एक्स और 1 tan स्क्वायर एक्स यहाँ से आएगा तो 3 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और 2 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब cos 2x का tan की टर्म्स में फॉर्मूला लिखने से कि ये सब्स्टिट्यूशन वाली फॉर्म हो गई है, समझ रहे हो आप। तो अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन कर लो, हम √3 tan x को t पुट कर लेंगे। इससे आपको पता है √3 sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt आएगा, और sec स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या लिखना पड़ेगा, dt बाई √3। ये तो sec स्क्वायर एक्स dx की जगह लिखना है। और आपको पता है जब हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो लिमिट्स भी चेंज होगी, है ना। नई लिमिट्स क्या आएगी बताओ आप मुझे, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ i इक्वल टू π/2। हाँ, नई लिमिट्स क्या आएगी, ये तो x की वैल्यूज़ है, अब t की वैल्यूज़ चाहिए हमें ना, क्योंकि t वेरिएबल आएगा ना। पहले इन सबको लिखते हैं, देखो sec स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या आएगा, dt बाई √3। तो यहाँ मैंने dt लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, √3 को बाहर लिख दूँ क्या, √3 को मैं जो है बाहर लिख देता हूँ, कांस्टेंट है इसलिए 1 बाई √3 को। ठीक है, ये लो लिख दिया। हाँ, और इसकी जगह क्या आएगा, √3 tan x की जगह t पुट किया ना, तो नीचे क्या आ जाएगा, t स्क्वायर प्लस 1। अब नई लिमिट्स जो t की आएंगी, t की वैल्यूज आएगी। देखो जब x 0 करते हो आप तो t भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि tan 0 0 होता है। ये लो लोअर लिमिट 0। आप π/4 करोगे तो tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, और इसलिए t कितना आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई 1 मतलब √3। ठीक है, तो ये नई लिमिट्स आ रही है, और अब आपको यही यूज़ करनी पड़ेगी। अब देखो समाकलन क्या होगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का आपको पता है tan इनवर्स t होता है, समाकलन कर दिया, 0 से √3 लिमिट लगानी। अब t की वैल्यू वापस नहीं रखनी होती है क्योंकि हमने लिमिट चेंज कर लिया ना, इसलिए हाँ √3 पुट करोगे कितना आएगा, π/3 आएगा, आपको पता है, -0 पुट करने पर 0 आएगा। ये इनको मल्टीप्लाई कर लूँगा तो π² बाई मुझे 6√3 वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये समाकलन हमें करना था। मीन्स यहाँ पर अलग क्या था कि जो दिया हुआ फलन था वो तो सम या विषम दोनों में से कोई सा भी नहीं था, बट उसको जब हमने स्प्लिट किया तो उसमें से एक विषम बन गया था और एक सम बन गया था। इस वजह से ऐसा ये क्वेश्चन जो है हो जाएगा। तो ये गुणधर्म 6 की बात की हमने, इस तरह से ये गुणधर्म 6 के क्वेश्चन है। अब उसके बाद देखो हम गुणधर्म 4 के क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने कहा था काफ़ी सारे क्वेश्चंस गुणधर्म 4 के हैं। एक चीज़ हमें ये नोटिस भी करनी है कि जब भी हम गुणधर्म 4 लगाएंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणधर्म 4 लगाने के बाद और जो गुणधर्म 4 लगाने से पहले था फलन, उनको हमेशा जोड़ेंगे। ठीक है, ये काम मैं हमेशा करने वाला हूँ, आप भी ध्यान रखना। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, जैसे 7th ले लेता हूँ या कोई सा भी ले लो, इजी सा ले लेते हैं, 13th ले लेते हैं पहले। 13th क्वेश्चन क्या है, समाकलन करना है 0 से π/2 में sin x अपॉन sin x प्लस cos x का। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, ये तो वैसे बिना गुणधर्म से भी कर सकते हैं बट गुणधर्म से इजी हो जाएगा। हम गुणधर्म 4 लगाते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ गुणधर्म 4 लगा रहा हूँ मैं। ये पहले सवाल था, अब गुणधर्म 4 लगाने से कुछ चेंज होकर आएगा। क्या चेंज होकर आएगा वो देखते हैं। गुणधर्म 4 क्या कहता है कि आपको इस फलन में x की जगह क्या लिखना है, a प्लस बी माइनस एक्स, यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा माइनस एक्स। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा माइनस एक्स का मतलब क्या निकलेगा अपना, π/2 माइनस एक्स, यहाँ भी π/2 माइनस एक्स और यहाँ भी π/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा माइनस एक्स लिखा, 0 प्लस π/2 माइनस एक्स कर दिया तो π/2 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब उससे क्या चेंज आ रहा है वो देखो, 0 से π/2 आपको पता है साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, और ये भी cos x,
और ये आगे वाला साइन एक्स। तो ये इस प्रकार का फलन बन गया जब मैंने गुणधर्म 4 लगाया, और पहले ऐसा था। तो आप देखो इसमें क्या चेंज हुआ है, हर चेंज नहीं हुआ है, पहले भी साइन प्लस कॉस था और अब भी साइन प्लस कॉस है, लेकिन अंश जो है वो बदल गया है ना। तो गुणधर्म 4 हम हमेशा ध्यान रखना है, तभी ज़्यादा प्रेफर करते हैं जब हर में कोई चेंज ना हो उसको लगाने से, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, इन दोनों समीकरण को मुझे जोड़ना है, एक और दो को। तो जोड़ूंगा तो i और अपना ये i क्या हो जाएगा 2i, ठीक है, 0 से π/2। इनको जोड़ूंगा तो आपको पता है क्या होगा, लघुत्तम क्या आएगा उसका, साइन प्लस कॉस आएगा ना, और ऊपर भी साइन प्लस कॉस हो जाएगा जोड़ने की वजह से, और ये कट जाएंगे। तो हमें समाकलन करने की दिक्कत ही नहीं आ रही है, फिर तो dx ही बचा ओनली, है क्या नहीं। और dx का समाकलन क्या होगा, x होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, dx का समाकलन क्या होगा, ओनली x हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप लिमिट लगा लोगे, लिमिट लगाने से आपको π/2 - 0 मिलेगा, और यहाँ से आंसर क्या हो गया हमारा π/4 हो गया, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि यहाँ पर कुछ और पावर कर देता, जैसे साइन क्यूब, और यहाँ भी क्यूब कर देता, तो क्या फर्क पड़ता आप बताओ। मुझे तो लग नहीं रहा कि कोई फर्क पड़ेगा, क्यूब में चल जाएगा, लेकिन सारे फिर से कट जाएंगे, समझ रहे हो। और फिर से वैल्यू क्या मिलेगी, π/4 ही मिलेगी। तो कोई सी भी घात हो, सेम घात होनी चाहिए, ठीक है, चाहे क्यूब हो, चाहे 4 हो पावर हो, चाहे रूट हो, ठीक है। और ऊपर कॉस होता मान लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि कॉस होता तो गुणधर्म लगाने के बाद साइन बन जाता, जैसे साइन से कॉस बनाया ना, वैसे ही कॉस से साइन बन जाता, तो फिर से यही आंसर आ जाता, ठीक है। और इसके अलावा ये चीज साइन कॉस के लिए नहीं होती है, ये टेन कॉट के लिए भी होती है, सेक कोसेक के लिए भी यही इस तरह की जो स्टेप्स है वो फॉलो होते हैं, और फाइनल आंसर क्या आता है, π/4 ही आता है। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन हो गया 0 से π/2, लेकिन लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए, ठीक है। 1/1 + √10x हो गया। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, मान लो ये दूसरा क्वेश्चन लिखा है मैंने, बुक में दूसरा है, उसमें लिमिट्स अलग है। हाँ, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो जब मैं इसको साइन कॉस में चेंज करूँगा ना, तो मुझे ऊपर √cos x मिलेगा, और यहाँ √cos x + √sin x मिलेगा। जब मैं इसको साइन कॉस में चेंज कर लूँगा तब जाकर मुझे पता चलेगा अब क्या करना है। अब वैसे ही स्टेप से सेम आप गुणधर्म 4 लगाओगे, जोड़ोगे, एक तरफ 2i बन जाएगा, एक तरफ x बच जाएगा जोड़ने की वजह से, क्योंकि वो कट जाएंगे, समझ गए। और फिर से आंसर क्या आएगा, π/4 ही आएगा। तो ये लिमिट होने की वजह से π/4 आ रहा है, ठीक है। बुक में दूसरा क्वेश्चन है, देखो उसमें लिमिट दूसरी है, लेकिन है ना, बुक में क्वेश्चन है 12 π/6 से π/3 लिमिट है, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लिमिट है π/6 से π/3 और 1/1 + √10x क्वेश्चन है। तो यहाँ भी पहले मैं इसे साइन कॉस में चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ √cos x और नीचे यहाँ √cos x + √sin x, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब मैं गुणधर्म लगा रहा हूँ, ये इक्वेशन 1 है, गुणधर्म लगाने से पहले वाली स्थिति, और गुणधर्म लगाने के बाद जो आएगा ना, उन दोनों को जोड़ना है मुझे, हमेशा ये करूँगा, ठीक है। मैं P4 लगा रहा हूँ, फोर्थ प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। क्या करना पड़ेगा बताओ, क्या कहती है प्रॉपर्टी, x की जगह क्या लिखूँ, π/6 + π/3 - x, है ना। और यहाँ भी π/6 + π/3 - x, और जितने भी x है ना उनकी जगह π/6 + π/3 - x मुझे लिखना है। जितने भी x है उन सब x की जगह मुझे इस फलन में π/6 + π/3 - x लिखना है, लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ये लिमिट्स इस तरह की दी हुई थी मुझे, भाई ये लिमिट्स मुझे इस तरह की दी हुई है कि इन दोनों को जोड़ूंगा ना, भाई ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 30 + 60 90, 90 - x हो गया। cos 90 - x क्या बना लेगा, मेरे को पता है कि sin x बना लेगा। यहाँ भी क्या बना लेगा, sin x बना लेगा, और यहाँ भी क्या बना लेगा, cos x बना लेगा, ठीक है। तो ये स्थिति हो गई, है ना। बट आंसर π/4 नहीं आएगा, क्योंकि लिमिट्स दूसरी है ना, इसलिए चीज़ तो वही हो रही है ना, कि पहले देखो ये था समीकरण 1, और फिर आपने गुणधर्म लगाया तो समीकरण 2 ये बनी है ना। अब मुझे इसको और इसको जोड़ना है, तो एक तरफ तो बन जाएगा 2i जोड़ने की वजह से, समझ रहे हो आप। और जब आप इनको जोड़ेंगे तो हर तो बदला ही नहीं ना, मैं ये कह रहा था हर बदलना नहीं चाहिए, √cos + √sin, और वही √sin + √cos है, और ऊपर भी √sin + √cos हो जाएगा ये जुड़ के, और वो कैंसिल हो जाएंगे।
फाइनली क्या बचेगा जोड़ने के बाद, यहाँ dx ही बचेगा, समझ गए। और dx का फिर समाकलन क्या आएगा x, लेकिन आंसर π/4 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इस बार लिमिट्स दूसरी है, ठीक है। ये लिमिट्स यूज करता हूँ, π/3 माइनस π/6, यहाँ से क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा, ठीक है। और फिर i इक्वल टू क्या हो जाएगा π/12 हो जाएगा, समझ गए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, इस तरीके से मुझे इसको सॉल्व करना था। तो ऐसे ये गुणधर्म 4 जो है हमारी हेल्प करने वाला है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उनमें गुणधर्म 4 हमारी हेल्प करेगा। उसके अलावा देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें यदि x हट जाए जो मल्टीप्लाई में हो और उसके बाद समाकलन इजी होता है, वहाँ भी गुणधर्म 4 की हेल्प मिलेगी। जैसे मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन क्या है, 0 से पाई में x/1 प्लस साइन एक्स का समाकलन करना है। यहाँ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस x को मुझे हटाना है। यदि ये हट जाए तो फिर समाकलन इजी हो जाएगा। और वैसे देखो नहीं भी हटे तो भी हम तो इसका समाकलन जानते हैं, है ना, हमने किया है अनिश्चित समाकलन के अंदर x/1 प्लस साइन एक्स का 1 माइनस साइन एक्स से हमने गुणा भाग किया था। बट यदि ये x हट जाए, जो एल्जेब्रिक फंक्शन है, जो बहुपदीय फलन है x, यदि वो हट जाए गुणधर्म 4 लगाने से, तो हमारा फायदा ही है, क्योंकि फिर हमें खंडित समाकलन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको हटाऊंगा कैसे, देखो मैं गुणधर्म 4 लगाता हूँ, क्योंकि उसको लगाने से हर नहीं बदलेगा, इसीलिए लगा रहा हूँ। x की जगह क्या लिखना है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा माइनस x, मतलब पाई माइनस एक्स लिखना है। 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, ये लीजिए। अब इसको पहले इसको सरल करते हैं, क्योंकि आपको पता है भाई साइन पाई माइनस एक्स है, तो वो क्या बनेगा, साइन एक्स ही बनेगा, है ना भाई। साइन 180 माइनस थीटा हो गया ना, साइन थीटा तो आपको पता है, तो हर में बदलाव नहीं हुआ। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक तरफ 2y हो जाएगा, 0 से पाई, लघुत्तम क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स, और x में क्या जुड़ेगा, पाई माइनस एक्स जुड़ेगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गए। 2y इक्वल टू 0 से पाई, पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स बच रहा है समाकलन करने के लिए, समझ गए। x हट गया ना गुणधर्म 4 लगाने से, तो इसके लिए भी गुणधर्म 4 लगाना पड़ता है, ठीक है, समझ गए आप लोग। और इस पाई को मैं बाहर भी लिख सकता हूँ, कांस्टेंट है। और अब समाकलन आप इजीली कर सकते हैं, 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप लोग आगे जो है कर लेना। तो इस तरीके से इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है गुणधर्म 4 की, ठीक है। अब एक मानक समाकलन है, पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। एक मानक समाकलन है, वो इम्पोर्टेंट भी है कि 0 से π/2 में log sin x का जो समाकलन है वो माइनस π/2 log 2 होता है, ठीक है। और ऐसा ही 0 से π/2 में log cos x का भी होता है, 0 से π/2 में log sin x का और 0 से π/2 में log cos x का, दोनों का समाकलन माइनस π/2 log 2 होता है। एक हम ये कर लेते हैं, देखो i इक्वल टू मैंने लिया 0 से π/2 log sin x, इक्वेशन 1 लगा ली। अब मैं इसमें चौथी प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म 4 लगा रहा हूँ। 0 से π/2 log sin x की जगह क्या लिखना पड़ेगा बताओ आप, π/2 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, है ना। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा माइनस एक्स, 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, ये मैंने x की जगह लिखा, ठीक है। अब क्या होगा, 0 से π/2 log साइन 90 माइनस एक्स क्या होगा आपको पता है, cos x होगा, आपको पता ही है साइन 90 माइनस एक्स, है ना। तो गुणधर्म 4 लगाने से चेंज आया ना। अब मैंने क्या कहा आपको कि गुणधर्म 4 से पहले जो था और जो बाद में बन गया है, तो उनको जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं, एक नंबर और 2 नंबर को जोड़ते हैं। जोड़ने से बताओ i और i क्या बनेगा, 2i। 0 से π/2, इधर कौन जोड़ेंगे, log साइन और log cos। तो मैं लिख देता हूँ log साइन को और log cos को मुझे जोड़ना है, ठीक है, लिख दिया। अब log तो क्या कहता है कि log m प्लस log n, तो log mn बनेगा, तो वो बना लेते हैं। 2i इक्वल टू 0 से π/2 log साइन x इंटू कॉस एक्स हो गया, ठीक है। और अब आपको पता है यदि यहाँ 2 हो हमारे पास तो उसे log साइन 2x लिख सकते हैं ना, तो 2 से गुणा और भाग कर देता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। और अब आपको पता है ये आपका log
साइन 2x हो गया, ऊपर नीचे 2 हो गया, है ना। अब इनको अलग अलग वापस कर देते हैं दोनों को, और दोनों के समाकलन अलग अलग लिख देता हूँ। log m बटा n आपको पता है ना क्या बनता है, अलग अलग स्प्लिट करने पर log m बाई n बन जाता है log m माइनस log n, ये चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो और दोनों समाकलनों को मैं अलग अलग भी लिखूँगा, तो ये अपना क्या बन जाएगा, एक तो log साइन 2x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, मुझे इस समाकलन को तो सॉल्व नहीं करना है, ये तो फिर से log साइन आ गया, जो पहले log साइन था जो सॉल्व करना था। मैं इसमें तो कुछ चेंजेस करूंगा, इसे सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। इसको चेंज करके वापस अगेन इक्वेशन 1 बना लूंगा मैं, और इसकी जगह i रिप्लेस हो जाएगा। कैसे होगा वो देखते हैं। देखो, इसमें 2x को t पुट करता हूं मैं, क्योंकि मुझे log साइन t करना है, वहाँ साइन x है ना, तो 2x को t पुट कर रहा हूँ, तो अवकलन करने पर क्या आएगा, 2 dx इक्वल टू dt, और dx इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा फिर dt बाई 2। चलो पुट करते हैं, 2i इक्वल टू, कुछ बच्चे यहाँ लिमिट चेंज करना भूल जाते हैं, वो मत भूलना, नई लिमिट t की आएगी, ये तो x के मान है, तो x की जगह 0 पुट करने पर t कितना आएगा 0, और x की जगह पाई बाई 2 पुट करने पर t कितना आएगा, नया पाई आएगा, और यहाँ log साइन t dt बाई 2 आएगा ना, बाई 2 को लिख दिया बाहर, ठीक है। क्लियर है, इसमें से log 2 को कांस्टेंट है बाहर ले लो, है ना। dx का समाकलन क्या होगा, सभी जानते हैं x होगा, ये लीजिए x, ठीक है, और 0 और पाई बाई 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है ये, ठीक है। अब देखो, गुणधर्म 1 क्या कहता है कि t की जगह पर x लिख सकता हूँ ना, चर t की जगह। चलो गुणधर्म 1 लगा लेता हूँ, बस इस क्वेश्चन में गुणधर्म 1 काम आ रहा है ना। 2i इक्वल टू 1/2 0 से पाई log साइन x dx माइनस, यहाँ लिमिट्स पुट करता हूँ पाई बाई 2 और 0, तो ये क्या बनेगा, पाई बाई 2 log 2, ठीक है। चलो अब यहाँ एक काम करना है, देखो लिमिट 0 से पाई हो गई है, क्यों, क्योंकि जब मैंने 2x की जगह t पुट किया तो नई लिमिट्स यही आएंगी, बट यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 था, तो मैं यहाँ गुणधर्म 7 लगाता हूँ। देखो गुणधर्म 7 आपको याद है क्या था, गुणधर्म 7 क्या था कि 0 से 2a में आपको समाकलन करना है, तो इसका मान लिमिट आदि होकर प्राप्त हो सकता है ऐसे, बट ये कब होता है, मैंने क्या कहा है, जब 2a माइनस एक्स पर वैल्यू fx के इक्वल ही आए, मीन्स उच्च सीमा माइनस एक्स पर मान वही आना चाहिए। तो यहाँ हो रहा है क्या, देखो 2a की जगह किसने ले लिए, पाई ने लिए ना, तो log साइन पाई माइनस एक्स चेक करते हैं, मेरे हिसाब से वापस log साइन एक्स ही बन जाएगा, आपको पता होगा साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही बनता है। तो इसमें वो प्रॉपर्टी लग रही है कौन सी, कि f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, और इस प्रॉपर्टी के लगने की वजह से इसकी लिमिट हाफ हो जाएगी। गुणधर्म 7 ये कहता है 1/2, इसमें से 2 आएगा आगे, और लिमिट बन जाएगी जहाँ पाई था वहाँ पाई बाई 2 बन जाएगा, और log साइन एक्स dx माइनस पाई बाई 2 log 2, अब 2 से 2 कट जाएगा, और उसके बाद आप देखो 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स dx ही क्वेश्चन था, 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स dx, तो ये इसकी जगह कौन ले लेगा वापस, i माइनस पाई बाई 2 log 2, इस i को उधर माइनस कर दो, 2i में से i माइनस होगा, यानी i बचेगा, तो i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, ये मुझे आंसर मिल गया, फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। और यही यहाँ साइन की जगह कॉस होता तो भी आता, क्यों, क्योंकि जब साइन था और मैंने गुणधर्म 4 लगाया तो कॉस बन गया था ना, और मैंने इन दोनों को जोड़ा ही तो है, तो यदि यहाँ कॉस होता, कॉस के लिए कहता, तो गुणधर्म 4 लगाकर जो कॉस है वो क्या बन जाता, साइन बन जाता, ठीक है। और कॉस और साइन को फिर हमें फाइनली जोड़ना ही है, तो आंसर तो वही आएगा, चाहे यहाँ साइन हो चाहे कॉस हो, साइन है तो बाद में कॉस बन जाएगा, और कॉस है तो बाद में साइन बन जाएगा, जोड़ना दोनों को है, आगे से यही स्टेप आएगी फिर, ठीक है। फिर लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो ऐड हो रहे हैं ये मल्टीप्लाई हो गए, फिर 2 से मैंने गुणा भाग कर लिया, ये साइन 2x हो गया और बाई 2 हो गया, ठीक है। और फिर इसे मैं जो log साइन 2x और माइनस log 2 करके ऐसे अलग अलग कर दूंगा, और 0 से पाई बाई 2 इनकी लिमिट्स लग गई, ठीक है। और फिर मैंने कहा इस यही जो आंसर है ना माइनस पाई बाई 2 log 2, जो आंसर है वो यही से आएगा, इस भाग से ही आएगा, ठीक है। ये वाला तो वापस अगेन i बनने वाला है,
बस चेंज किया, यहाँ पर x है और वहाँ 2x है, बट फाइनली वही बन जाएगा। यहाँ पर देखो मैं बना भी रहा हूँ, मैंने क्या किया 2x को t पुट किया तो log sin t बन गया, ठीक है। और dx की जगह लेकिन dt/2 लगा तो dt/2 बाहर लिख दिया। और लिमिट्स ये नहीं रहेगी क्योंकि नया वेरिएबल आ रहा है, नई वेरिएबल की लिमिट 0 से पाई हो जाएगी। अब प्रॉपर्टी 1 से वापस t की जगह मैंने x ही कर दिया, और प्रॉपर्टी 7 से लिमिट को मैंने हाफ कर दिया है, यानी यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ π/2 कर दिया, ये देखो, ठीक है। और 2 कैंसिल हो गए। और फिर ये आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बाद में कि ये अगेन जो है आपका इक्वेशन नंबर 1 वाली वैल्यू यानी i आ गया, और i पुट करके 2i में से i माइनस होकर जो मुझे क्वेश्चन का आंसर मिल गया वही -π/2 log 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, और एग्जाम में इसकी रिक्वायरमेंट हमें और क्वेश्चंस में भी पड़ सकती है ना। तो इसके जो स्टेप्स है वो आपको पता होने चाहिए। फिक्स स्टेप्स क्या है, पहले प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करना और फिर इसे वापस कन्वर्ट करना और वही लाकर i में 2i में से i को माइनस करना, ठीक है। अब इसका यूज़ करता हूँ मैं। एक क्वेश्चन और है आपका बुक में, क्वेश्चन है वो 16, 0 से पाई log 1 माइनस cos x में यूज़ करूँगा इसका मैं। कैसे होगा देखो, क्वेश्चन है मेरा 0 से पाई log ऑफ 1 माइनस cos x, ठीक है। तो मैं इसमें इक्वेशन 1 बोल देता हूँ इसको, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करता हूँ, i = 0 से पाई log 1 माइनस cos पाई माइनस x बन जाएगा, है ना, आपको पता ही है। और फिर आपको पता है cos पाई माइनस x क्या होता है, माइनस cos x होता है, इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा। आप cos पाई माइनस x माइनस cos x होता है, इसीलिए प्लस हो गया। तो ये गुणधर्म 4 लगाने के बाद बन गया। 1 और 2 समीकरण को जोड़ते हैं, 2i = 0 से पाई, हाँ, log 1 माइनस cos और log 1 प्लस cos को जोड़ना है। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर आपको पता है वो गुणा होंगे, और गुणा होकर 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। i एंड i ऐड हो गए, 2i हो गए, और 1 माइनस cos और 1 प्लस cos आपको पता है फिर गुणा होंगे, log m प्लस log n log mn बनता है ना। और गुणा करूंगा तो उनको a माइनस बी ए प्लस बी क्या बना लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लेंगे, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे क्या लिखूंगा, फिर साइन स्क्वायर x, आपको पता ही है वो साइन स्क्वायर x होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है 2 आगे आ जाएगा, ट्वाइस 0 to पाई log sin x dx हो गया। 2 को मैंने कैंसिल कर दिया, मेरे पास बच रहा है 0 से पाई log sin x dx, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा फर्क है ना। अब क्या, अभी जो क्वेश्चन देखा था उसमें तो π/2 था, 0 से π/2 log sin x की वैल्यू थी, यहाँ 0 से पाई है ना। अब यहाँ गुणधर्म 4 नहीं लगाना है। आप सोचो गुणधर्म 4 लगा ले सर, लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, वापस log sin x से आ जाएगा, क्योंकि sin पाई माइनस x sin x होता है। यहाँ 90 बने जब तब जरूर cos बनेगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसमें गुणधर्म 7 लगाता हूँ। गुणधर्म 7 क्या करेगा, 2 इसमें से निकाल लेगा और यहाँ 0 से π/2 लिमिट आधी कर देगा, log sin x की लिमिट आधी हो गई, 0 से π/2 और log sin x हो गया, ठीक है। और 2 इसमें से आगे आ गया। अब ये वो क्वेश्चन बन गया जो अभी हमने देखा था। यदि एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, और आप एक कोशिश करो कि इसको अलग इंटीग्रेशन मान लो, i1 बोल दो इसको, ठीक है। और जो अभी मैंने सॉल्व नहीं किया था लास्ट क्वेश्चन, वही तो क्वेश्चन है ये i1, फिर उसको आप फाइंड कर लेना। और करना क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करना है उसको। क्या आंसर आया था अभी, -π/2 log 2 आया था ना, उसका किसका 0 से π/2 log sin x का, दो पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना है और यहाँ पर पुट कर देना है, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फर्क इतना ही है, -π log 2 क्वेश्चन का आंसर आएगा। और आप चाहे माइनस को रिमूव करो तो पाई log 1/2 भी इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करने हैं। आज आप और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं 2-3 क्वेश्चंस और इसके बताऊंगा, और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करके जो इससे अगला चैप्टर है 11th क्षेत्रकलन क्वाड्रेचर, जिसमें भी कंप्लीटली इसी का यूज़ होने वाला है, वो हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ओके।